हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल वर्ड ऑफ फिजिक्स में। और बच्चों, मैं गौरव मिश्रा यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ सोल्यूशन 3 मार्क्स या लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन के आंसर्स का, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। इस कड़ी में बच्चों हम लोग अल्टरनेटिंग करंट पे पहुँच गए हैं। तो चलिए अल्टरनेटिंग करंट का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इन द LCR सर्किट shown below. Which one leads in the phase current or voltage? Without making any other change, find the value of additional capacitor C dash to be connected in parallel with the capacitor C in order to make power factor of the circuit is unity. Okay. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि LCR सर्किट है और हमें बच्चों ये बताना है कि अगर L की वैल्यू 100 मिली हेनरी है, कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरड है एंड रजिस्टर 400 ओम है, तो हमको बताना है इस सिचुएशन में इसमें फेज डिफरेंस कितना होगा, फाई कितना होगा, और ये भी बताना है साथ ही साथ कि कौन लीड करेगा, करंट या वोल्टेज। अच्छा, दूसरा बच्चों हमको बताना है कि हम इस कैपेसिटर के पैरेलल में कितना कैपेसिटर C डैश ऐड कर दें कि इसका पावर फैक्टर 1 हो जाए। तो ये दोनों बातें हम फाइंड करेंगे। तो पहले हम बच्चों फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। हम फाई को निकाल के देखेंगे फेज डिफरेंस। तो बच्चों, फेज डिफरेंस का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं? तो फेज डिफरेंस का फार्मूला होता है tan फाई इज इक्वल टू एक्सएल डिफरेंस XC अपान R। ठीक है, अब यहां पे ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर XL बड़ा होता है XC से, इसका मतलब होता है कि इंडक्टर पर वोल्टेज ज्यादा होता है, कैपेसिटर पर वोल्टेज कम होता है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है, तो अगर XL बड़ा होगा तो इंडक्टर का वोल्टेज बड़ा होगा और इंडक्टर वाला ही लीड बन जाएगा, यानी कि वोल्टेज यहां पे लीड करेगा, ध्यान रखना। और अगर ऐसा हो जाए बच्चों, XC बड़ा हो जाए XL से, इसका मतलब VC बड़ा हो गया VL से। भाई I तो सेम रहेगा, तो I इंटू XL इसका वोल्टेज, I इंटू XC इसका वोल्टेज, तो अगर XC बड़ा है तो VC भी बड़ा हो गया, इसका वोल्टेज बड़ा हो गया। इस सिचुएशन में कैपेसिटर वाली चीज इफेक्टिव हो जाएगी। कैपेसिटर में कौन लीड करता है? करंट। तो इस पूरे सर्किट में ओवरऑल में भी करंट लीड करेगी। पहले तो आप ये बात अपने दिमाग में बना लीजिए, ठीक है। कितने एंगल से करेगी वो यहां से निकलेगा। ये साइन इसलिए हमने लगाया, डिफरेंस है, जो बड़ा उसमें छोटे वाले को घटा देंगे, करंट के साथ उतना लीड या लैग निकल आएगा। कैसे करेंगे बच्चों इसको? तो पहले हमारा काम है XL और XC फाइंड करें। L तो हमको दिया है 100 मिली हेनरी, इसको अगर हेनरी में कन्वर्ट करें तो 100 इंटू 10 की पावर -3 हेनरी हो गया। कैपेसिटी अपने को दिया है 2 माइक्रोफैरड, तो अगर इसको फैरड में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? 2 इंटू 10 की पावर -6 फैरड। अब XL और XC निकालना है। तो XL का फार्मूला क्या होता है भाई? तो बच्चों XL का फार्मूला होता है ओमेगा L, ठीक है। अब यहाँ पे ओमेगा क्या है? ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। वो कैसे निकलेगी? इसकी कंपेयर कर दो स्टैंडर्ड वैल्यू से। क्या? V बराबर V0 साइन ओमेगा t प्लस फाई। यहां से पता चला ओमेगा कितना होगा, कंपेयर करो, देखो टी के साथ क्या है ओमेगा, यहाँ टी के साथ क्या है 1000, तो ओमेगा होगा 1000 रेडियन पर सेकेंड। तो इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू 1000 यहाँ पुट कर दो, तो XL निकल आएगा भाई। कितना निकलेगा? XL निकलेगा ओमेगा इंटू L। ओमेगा 1000, L की वैल्यू 100 इंटू 10 की पावर -3, और सॉल्व किया बच्चों कितना आ गया? ये हो गया, देखो 10 पावर -3 से 1000 खत्म होगा तो बचेगा 100 ओम, ठीक है। XL आ गया। अच्छा, फिर हम XC फाइंड करेंगे। XC, XL को बोलते क्या थे? इसको बोलते थे इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। XC को क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव, ठीक है, रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना आएगा? तो XC बराबर क्या होता है? 1 अपान ओमेगा C। तो XC की वैल्यू क्या आएगी भाई? ये आएगी 1 अपान ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू देखो भाई 1000
और सी की वैल्यू कितनी है भाई 2 इंटू 10 की पावर -6। देखो -6 ये पावर यहाँ से समझो +3 घटेगी तो -3 बचेगी, ऊपर जाएगी +3 यानी कि 1000 हो जाएगी, यानी कि XC हो गया 1000/2, इसका मतलब 500 ओम। बच्चों XL और XC पता चल गया आपको। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से आपको कुछ पता चला होगा कौन लीड करेगा, बताओ। मैंने लिख दिया था कौन लीड करेगा, बताओ। XL ज्यादा है या XC ज्यादा है? देखो XL कितना आया 100 ओम, XC कितना आया 500 ओम। तो कौन ज्यादा है? XC ज्यादा है। तो XC ज्यादा हो तो कौन लीड करता है? करंट लीड। इसका मतलब इस सर्किट में करंट लीड करेगा। कितने एंगल से करेगा भाई? इसके लिए हम अपना फेज डिफरेंस का फार्मूला लगाएंगे। हैं कितने डिग्री से लीड करेगा जरा देखो, तो tan phi बराबर XL कितना है अभी निकाला था 100 और डिफरेंस 500। तो ऐसा करते हैं बड़े में छोटे को ही घटाना होता है तो 500 माइनस 100 हो जाएगा अपान R कितना है 400। तो tan phi इक्वल टू कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 500 माइनस 100 मतलब 400 अपान 400 यानी कि 1। तो tan phi में 1 तो phi की वैल्यू कितनी होगी 45 डिग्री। सो द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज 45 डिग्री। तो ध्यान रखना I लीड्स बाई V विद फेस कितना एंगल 45 डिग्री या π/4 बोल दो रेडियन में, ठीक है। अब बच्चों अगला केस अपने पास आता है कि कितना कैपेसिटर इसके पैरेलल में लगा दिया जाए, है कि नेट जो इसका जो पावर फैक्टर है वो 1 हो जाए। अच्छा भाई समझो बात को, जब आप इस C के साथ एक C डैश कैपेसिटर लगा देंगे तो क्या होगा बताओ? तो इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी हो जाएगी इस सिचुएशन में? C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बताओ मुझे? C प्लस C डैश होगा कि नहीं होगा? तो अपने को C इक्विवेलेंट ऐसा चाहिए जो इस सर्किट की पावर फैक्टर को यूनिटी कर दे। पावर फैक्टर यूनिटी कब होता है? जब रिजोनेंस हो जाता है, मतलब XL बराबर XC हो जाता है। क्यों? क्योंकि पावर फैक्टर का भाई फार्मूला क्या है? सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं, लिख देंगे यहां पे पावर फैक्टर। इसको बेटा cos phi से लिखते हैं, ये होता है R/Z, ठीक है। और जब ये 1 करेंगे cos phi को 1 करेंगे तो कैसे हो सकता है? को 1 करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि cos phi को 1 करने का मतलब क्या हो गया? cos phi की जगह रख दो R/Z, ये क्या कर देंगे 1। जब R/Z को 1 करना है इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि R किसके बराबर हो जाए? Z के। यहां पर Z है क्या? Z है इम्पीडेंस। क्या होता है बच्चों? इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। अच्छा देखिए बच्चों, तो R को Z के बराबर कर दो भाई, यानी कि R स्क्वायर को किसके बराबर कर सकते हो? Z स्क्वायर के। अब देखिए R स्क्वायर बराबर Z स्क्वायर। Z का फार्मूला क्या होता है भाई? R स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर रूट में, लेकिन स्क्वायर कर दिया तो रूट हट गया तो ये बचा। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया, इधर आके मतलब 0 हो गया, तो XL माइनस XC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इंडिकेट XL माइनस XC इज इक्वल टू 0, तो XL इज इक्वल टू XC। अच्छा XL की वैल्यू ओमेगा L 1/ओमेगा C। बट यहां पर C कौन सा लेंगे? ये वाला सोचो। इस समय ये इक्विवेलेंट वाली कैपेसिटी वाला C चाहिए, यानी कि C इक्विवेलेंट, ठीक है। तो क्या आएगा बच्चों? C इक्विवेलेंट यहां से आ जाएगा 1/ओमेगा² L। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए भाई, तो क्या आएगा भाई? ये आएगा 1/ओमेगा²। ओमेगा कितना था? 1000 था, तो 1000 का स्क्वायर इंटू L। L कितना है भाई? L है 100 10 की पावर -3। अच्छा 100 इंटू 10 की पावर -3, तो C इक्विवेलेंट कितना आएगा बताओ बच्चों? 10 की पावर 3 का जब स्क्वायर करोगे तो 10 की पावर क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। 6 में 3 जाएगा तो 10 की पावर क्या बचेगा? +3 बचेगा। +3 और
ये 2 यानी कि प्लस का बचेगा 5, तो नीचे बचा 10 की पावर 5, तो ऊपर आएगा 10 की पावर -5 फैरेड। या इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 10 इंटू 10 की पावर -6 फैरेड, या मैं कह सकता हूं सी इक्विवेलेंट आएगा 10 माइक्रो फैरेड। समझो, अब यहां वैल्यू रख दो तो सी डैश निकल आएगा। भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये वैसे नीचे करना चाहिए बट जगह नहीं है इसलिए मैं वहां कर रहा हूं, आप लोग सही से करिएगा इसके नीचे, ठीक है। तो सी इक्विवेलेंट की जगह क्या रख दिया 10, सी कितना है बेटा 2 माइक्रोफैरेड में वो भी दिया है, बहुत बढ़िया। सी डैश अपने को निकालना है, तो सी डैश कितना आएगा 10 - 2 यानी कि 8 माइक्रोफैरेड। सो द रिक्वायर्ड कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर टू मेक पावर फैक्टर यूनिटी इज 8 माइक्रोफैरेड, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हेन एन AC सोर्स इज कनेक्टेड टू एन आइडियल इंडक्टर so that the average power supplied by the source over a complete cycle is 0. Second, a lamp is connected in series with an inductor and an AC source. What happens to the brightness of the lamp when the key is plugged in and an iron rod is inserted inside the inductor? Explain. Okay. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि अगर एक प्योर इंडक्टर किसी अल्टरनेटिंग सोर्स से जुड़ा है तो अपने को शो करना है कि उसमें एवरेज पावर 0 होगी, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो प्योर इंडक्टर होता है, ठीक है, जब उसको हम किसी अल्टरनेटिंग करंट सोर्स से जोड़ेंगे, मान लो वोल्टेज कितना लगाया V0 sin ओमेगा t, ठीक है। तो इसमें बच्चों करंट एक फ्लो हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। इस पे इसका इंडक्टेंस हम L मान लेते हैं, तो जब इसका इंडक्टेंस L है तो भाई इंडक्टर लगा हुआ है तो वो इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस करेगा, और उसकी वजह से यहाँ पे जो करंट है वो थोड़ा सा क्या होता है, उसका फेस चेंज हो जाता है वोल्टेज के साथ। यहाँ पर बच्चों आपको याद रखना होगा, वैसे तो प्रूविंग आपको करवाई जा चुकी है चैप्टर में, कि V जो है वो लीड करता है बाई I विद फेस π/2, तो वोल्टेज लीड करता है। इसका मतलब अगर इस सिचुएशन में करंट की इक्वेशन देखूं तो मुझे क्या मिल सकता है, तो वो मिलेगा I0 sin ओमेगा t माइनस π/2, क्या आएगा sin ओमेगा t माइनस π/2। और बच्चों एक बात का ध्यान रखना कि यहां पर जो I0 होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, तो I0 की वैल्यू होगी V0/XL। इसका जो रेजिस्टेंस टाइप का जो वर्क करता है, इसका जो ये जो रेजिस्टेंस मतलब शो करता है AC करंट के लिए, उसको हम लोग लिखते हैं XL से, और XL को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो जब ये वोल्टेज दिया है, ये करंट दिया है, तो अगर हम यहां से पावर निकालते हैं, ठीक है, पावर, तो P बराबर क्या आएगा भाई V इंटू I, ठीक है। तो पावर का वैल्यू हो जाएगा V0 sin ओमेगा t इंटू I0 sin ओमेगा t माइनस π/2, ठीक है। अब ये कितना आएगा बच्चों, P इज इक्वल टू ये आएगा V0 I0 sin ओमेगा t इंटू ये sin ओमेगा t माइनस π/2। इसको अगर आप चाहो तो इसको आप क्या कन्वर्ट कर सकते हो, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो भाई माइनस कॉस ओमेगा टी में। किस में कर सकते हो, माइनस कॉस ओमेगा टी में। देखो भाई माइनस से बाहर लोगे तो माइनस आ जाएगा, और π/2 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, इसलिए चेंज हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं V0 I0, ठीक है, माइनस बाहर आ गया और बना साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लूँ तो पावर क्या मिलेगी, ये मिलेगी V0 I0 साइन 2 ओमेगा टी अपान 2। ये कौन सी पावर है, ये बच्चों इंस्टेंटेनियस पावर है। कौन सी है, इंस्टेंटेनियस। अच्छा तो भैया ये तो इंस्टेंटेनियस है, बट अपने से तो एवरेज पूछा गया है,
तो एवरेज पावर के लिए अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेट करके भी कर सकते हैं, ठीक है। या आप 12th लेवल पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि साइन 2 ओमेगा टी का जो एवरेज वैल्यू है वो 0 होता है, तो भी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। आप यहीं पे लिख दीजिए फॉर एवरेज वैल्यू साइन 2 ओमेगा टी इक्वल टू 0 लिख देता हूं मैं, फॉर 1 कंप्लीट साइकिल, ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन 2 ओमेगा टी ये क्या होती है, 0 होती है, तो पावर क्या हो गई, 0 हो गई। हम ऐसे भी इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप बहुत अच्छा आंसर लिखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लिखेंगे तो उतना अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इसको आप दूसरे तरीके से थोड़ा और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बच्चों, आप इसका एवरेज लेके दिखा दीजिए, लिख देंगे सो एवरेज पावर, एवरेज पावर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, ये PAV मतलब एक तो ये तरीका हो गया, बट अब हम चाहते हैं कि हम इसको और शो कर दें ना, एग्जाम में हम चाहते हैं ज़्यादा अच्छा आंसर लिखें, तो उसके लिए आप इसको पूरा शो भी कर सकते हो। कैसे करोगे, PAV कैसे होगा, तो 0 से T तक, भाई पूरा साइकिल का मतलब क्या होता है, 0 से T, 0 से हम साइकिल शुरू मानते हैं, टाइम 0 है और फिर टाइम कैपिटल T, मतलब एक पूरा साइकिल हो गया। तो 0 से T P dt अपान T, ऐसे इसको इंटीग्रेट कर लो, तो क्या मिलेगा भाई, PAV बराबर, तो ये मिलेगा 0 से T, P की वैल्यू क्या है भाई, या ये माइनस का V0 I0 साइन 2 ओमेगा टी अपान 2 इंटू dt अपान टी। अच्छा, इसको मैं क्या कर सकता हूँ सालू, सोचो, तो ये आ जाएगा अपने पास PAV इक्वल टू, देखो V0 I0 अपान 2t माइनस का, ये तो बाहर आ गया, बचा क्या, साइन 2 ओमेगा टी। साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना होगा, ये होगा कॉस 2 ओमेगा टी, वो भी कैसा, साइन का कैसा होता, माइनस कॉस, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक, ठीक है। अपान में भाई जब साइन 2 ओमेगा टी का करोगे तो आएगा माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपान 2 ओमेगा, पता है ना, ये इस चीज़ को अपान में आ जाता है। ये इंटीग्रेशन में आप पूरा इसको भी अब एक्सप्लेन करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट लिख दो साइन 2 ओमेगा टी का क्या आएगा, कॉस 2 ओमेगा टी अपान 2 ओमेगा। अच्छा, तो PAV क्या आएगा, ये आएगा माइनस V0 I0 अपान 2t, ठीक है, अपान में ये 2 ओमेगा भी बाहर आ गया, और क्या बचा, ये बचा अपर लिमिट, तो माइनस कॉस 2 ओमेगा कैपिटल टी माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट तो माइनस माइनस तो पहले प्लस हो गए बाहर वाले से, और क्या बना कॉस 0, भाई 2 ओमेगा इंटू टी, स्मॉल टी की जगह 0 रखा तो कॉस 0 बन गया, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसको आप क्या लिख सकते हो, V0 I0 अपान 4 ओमेगा टी, ये क्या बना, कॉस 2 ओमेगा टी। सोचो बच्चों, इसको मैं चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ माइनस कॉस 2 ओमेगा, ओमेगा की जगह होता है बेटा 2 पाई अपान टी इंटू कैपिटल टी, प्लस कॉस 0 की वैल्यू 1, ठीक है, ये तो कट गया, कॉस 4 पाई आ गया। अब आपको पता है कॉस 0, कॉस 2 पाई, कॉस 4 पाई, इन सब की वैल्यू होती है 1, तो ये वैल्यू आएगी +1, तो ये माइनस पहले से लगा हुआ है, तो यानी कि PAV अपने पास यहाँ से क्या बनेगा, V0 I0 अपान 4 ओमेगा टी -1 +1, तो आंसर कितना हो गया, 0 मिल गया। सो एवरेज पावर इज 0, तो इस सर्किट में एवरेज पावर क्या है, 0। अच्छा, अब इसका बच्चों सेकेंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट ये कह रहा है कि ये एक अरेंजमेंट दिया गया है, इस अरेंजमेंट में इस कॉइल में अगर हम एक आयरन की रॉड को इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तो आयरन की रॉड को इंसर्ट करने पर इस बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो घटेगी या बढ़ेगी। तो बच्चों, मैं पहले तो आपको बता दूं कि चूंकि AC सोर्स से जुड़ा है तो यहाँ कुछ करंट जाएगी, और उस करंट की वजह से भाई इस बल्ब का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, तो इसकी जो I²R ये पावर प्रोड्यूस होगी पर सेकेंड, इसी से हमको ब्राइटनेस मिलती है, ठीक है। यानी कि आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि जो ब्राइटनेस
ऑफ बल्ब है, ठीक है, ये बच्चों डिक्रीज भी हो सकती है और ये इंक्रीज भी हो सकती है। ये डिक्रीज कब होती है? When I decreases, ठीक है, और ये इंक्रीज कब होगी? भाई बल्ब का रेजिस्टेंस उतना है तो मेन तो है करंट उसमें, ये इंक्रीज कब होगी? When I increases। इसका मतलब क्या पता चला बच्चों, बताओ? इसका मतलब बच्चों हमको देखना होगा इस सर्किट में I बढ़ रही है या घट रही है। अगर I बढ़ जाएगी तो हम कहेंगे यहाँ पे करंट बढ़ गई, इसका मतलब ये ब्राइटनेस बढ़ गई होगी। अगर I घट गई इस सर्किट में तो हम कहेंगे I डिक्रीज हुई, इसका मतलब यहाँ पे पावर लॉस डिक्रीज होगा बल्ब की पर सेकेंड, तो यहाँ पे हम बोलेंगे इसकी ब्राइटनेस डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, अब बच्चों I को कैसे चेक करेंगे भाई? है तो अल्टरनेटिंग सर्किट में I इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन जेड। जेड क्या होता है? जेड होता है इम्पीडेंस। जेड क्या होता है? इम्पीडेंस। अच्छा बच्चों, तो I इज इक्वल टू हम लिख क्या सकते हैं भाई? जेड का फार्मूला भी तो होता है, क्या होता है? रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये एल आर सर्किट है, रेजिस्टेंस है, यहाँ इंडक्टर एल है, इंडक्टर का अपना रेजिस्टेंस एक्सएल है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सएल को क्या बोलते हैं? रिएक्टेंस बोलते हैं, ध्यान रखना। क्या बोलते हैं एक्सएल को? इंडक्टिव रिएक्टेंस। पहले भी तो बता चुके आपको, यहाँ पे देखो तो ठीक है। तो I इक्वल टू हो गया V अपान रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, जब आप आयरन रॉड को किसी क्वाइल के अंदर डालेंगे, इसमें इंसर्ट कराएंगे तो क्या होगा भाई? आयरन जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो क्या करते हैं? उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाती है जब वो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जाते हैं। इस क्वाइल में एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्यों? क्योंकि आपको ने पढ़ा ना सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो इस क्वाइल में भी एक मैग्नेटिक फील्ड है। उसमें रॉड डाल दी तो एक मैग्नेटिक फील्ड पहले से थी, इसने मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो इसका जो इंडक्टेंस है वो बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब जब हम आयरन रॉड को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, ऑन इंसर्टिंग, ठीक है, आयरन रॉड एल इंक्रीजेज। एल क्या होगा? इंक्रीज करेगा। जब इंडक्टेंस इंक्रीज होगा तो इसमें जो एक्सेल है, एक्सेल क्या होता है? ओमेगा एल, ये भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। जब एक्सेल बढ़ेगा, ये वैल्यू बढ़ गई नीचे वाली, डिनोमिनेटर बढ़ गया तो आई घटेगा। इसका मतलब क्या होगा? आई डिक्रीजेज। जब आई डिक्रीज करेगा तो क्या होगा बच्चों? जब आई डिक्रीज करता है तो बल्ब की ब्राइटनेस भी डिक्रीज होती है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इसका आंसर होगा कि बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो डिक्रीज होगी। तो ब्राइटनेस डिक्रीजेज, ये मेरा आंसर हुआ अपना, ठीक है। अच्छा, इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एडिशनल कैपेसिटर व्हिच मे बी ज्वाइंड suitably to the capacitor C that would make the power factor of the circuit is unity. Okay. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक सर्किट दिया गया है और पूछ रहे हैं कि यहाँ पर इस कैपेसिटर के साथ कितना कैपेसिटर लगा दिया जाए। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हम एक C1 कैपेसिटर लगा देते हैं। कैसे लगाया जाए? पैरेलल में। किस लिए? टू मेक पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज यूनिटी। तो बच्चों, इस सर्किट का पावर फैक्टर वो 1 बनाना चाहते हैं। समझो बात को। जब आप C1 लगा दोगे तो इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी हो जाएगी बताओ? कैपेसिटर जब पैरेलल लगे होते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होता है? C प्लस C1 हो जाएगी, C1 प्लस C2, है ना। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऐसी रखनी है कि सर्किट का पावर फैक्टर 1 हो जाए। बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि जो पावर फैक्टर है ये होता कितना है? cos फाई, और इसको लिखते किससे हैं? R अपान Z। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम द पावर फैक्टर शुड बी इक्वल टू 1
दैट्स वाई वी कैन से दैट आर अपान जेड इज इक्वल टू 1। भाई cos फाई को 1 करना है तो आर अपान जेड भी तो 1 हो गया। इसका मतलब आर को किसके बराबर होना चाहिए, जेड के बराबर होना चाहिए। आर किसके बराबर होना चाहिए, जेड के। अच्छा तो भाई ऐसा है आर इक्वल टू जेड, जेड का फार्मूला लगा दो। जेड क्या होता है यहाँ पे, जेड होता है इम्पीडेंस। जेड क्या होता है, जेड होता है इम्पीडेंस। अच्छा इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होती है बच्चों, इसकी फार्मूला होता है रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, किसके लिए, अल्टरनेटिंग करंट के लिए जिसमें एलसीआर सर्किट लगा हो, ऐसे सर्किट के लिए। जहां पर जो एक्सएल है इसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और जो एक्सी है इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप चाहो तो ये जेड का फार्मूला लगाओगे तो क्या मिलेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। दोनों तरफ होल स्क्वायर कर लीजिए, क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा आर स्क्वायर बराबर उधर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। क्या किया, स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर, तब ऐसा बच्चों आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। भाई इधर लाओगे तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। तो इधर तो जीरो हो गया, ये हो गया एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। तो बच्चों जीरो बराबर एक्सएल माइनस एक्ससी। ठीक है, अच्छा इसको इधर ले आओ तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, कुछ ऐसा हो जाएगा। एक्सएल की वैल्यू क्या होती है भाई, ओमेगा एल। एक्ससी की वैल्यू क्या होती है, 1 अपान ओमेगा सी, यानी कि एक्सएल बराबर हो गया 1 अपान ओमेगा सी। लेकिन ये सी कौन सा लेंगे, सी इक्विवेलेंट वाला रखेंगे, तब हमको ऐसा इक्विवेलेंट कैपेसिटर बनाना है जिसमें ये cos फाई 1 हो जाए तो सी इक्विवेलेंट निकालेंगे और बाद में सी इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ रख के C1 निकालना है, क्योंकि अपने को तो एडिशनल कैपेसिटर निकालना है ना, वो बाद में निकाल लेंगे। अच्छा तो सी इक्विवेलेंट यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ, 1 अपान ओमेगा स्क्वायर एल। अच्छा अब बेटा देखो आपको ओमेगा चाहिए, पहले यहाँ पे ओमेगा कैसे मिलेगा भाई, तो इसकी कंपेयर कर दो किससे, v बराबर v0 साइन ओमेगा t प्लस फाई से। यहाँ टिक साथ क्या है ओमेगा, यहाँ टिक साथ क्या है 1000, तो ओमेगा तो मिल गया आपको। ओमेगा कितना मिला भाई, 1000 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा जब ओमेगा मिल गया तो वैल्यू आप पुट कर दो, एल आपको पता ही है 100 मिली हेनरी मिल जाएगा सी इक्विवेलेंट। तो सी इक्विवेलेंट कितना आएगा बताओ, यह आएगा 1 अपान ओमेगा स्क्वायर, तो 1000 का स्क्वायर इंटू एल, एल कितना है 100 मिली हेनरी। तो बच्चों मिली हेनरी को कैसे कन्वर्ट करते हो, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हो, तब बनता है वो हेनरी। तो 100 इंटू 10⁻³ ऐसा लिखते हैं। अच्छा तो सी इक्विवेलेंट कितना आएगा बताओ, ये देखो 1000 मतलब 10⁻³ स्क्वायर करो 10 पावर क्या हो जाएगा 6, यानी कि 1 अपान बचेगा 10⁻6 और यहाँ क्या बचा बच्चों 10⁻⁻1। देखो 2 पावर यहाँ थी प्लस की 100 में और ये माइनस का 3 तो -1, इसको ऊपर ले जाओ तो सी इक्विवेलेंट कितना आएगा, ये आएगा 10 अप इंटू 10⁻⁻6। क्या किया मैंने जरा ध्यान देना, 10⁻⁻1 था ऊपर ले गए 10 हो गया, ठीक है, और 10⁻6 था नीचे ऊपर ले गए -6 हो गया, ये हो गया फैरेड। इसका मतलब सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 10 माइक्रोफैरेड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी सर्किट की उस समय क्या होना चाहिए 10 माइक्रोफैरेड। अच्छा बट अपने को पता है सी इक्विवेलेंट किसके बराबर है, C प्लस C1, तो ये एडिशनल कैपेसिटर हमको निकालना है, C1 निकालना है। तो यहाँ पर लिख देंगे C प्लस C1 बराबर सी इक्विवेलेंट, C कितना दिया है देखो, C दिया है 2 माइक्रोफैरेड, तो 2 प्लस C1 बराबर 10। इसका मतलब C1 कितना आ जाएगा, तो C1 आ जाएगा 10⁻2 यानी कि 8 माइक्रोफैरेड। सो अगर आप 8 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरेड के साथ पैरेलल में लगा देंगे तो इस सर्किट का पावर फैक्टर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको 8 माइक्रोफैरेड का एडिशनल कैपेसिटर चाहिए, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।